वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को उदय सिंह का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के अंतर्गत 2020 का पेपर। और हम 2020 के पेपर्स में ये हम लास्ट पेपर कर रहे हैं, है ना। 7 सेट बनते हैं हर साल और 7 सेट में ये 7वां सेट हम लोग कर रहे हैं जिसका पेपर कोड है NB, है ना, आपके सामने है। वेरी गुड इवनिंग प्रांजुल। चलिए शुरुआत करेंगे बेहतरीन सेशन की, जुड़ते जाइए, करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक मार्क्स का क्वेश्चन है। पेपर का फॉर्मेट आपको पूरी तरह से पता हो गया है, मुझे पता है। पहले पार्ट में 6 क्वेश्चन होते हैं, का से लेके चा तक, है ना, का से लेके चा तक। ऑब्जेक्टिव होते हैं, MCQ होते हैं, एक नंबर के पार्ट होते हैं। चलिएगा साहब, तो यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु -3,4, तो आपको बता दें एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना। तो देखिएगा ये बिंदु है हमारे पास -3 और क्या है -4, है ना। कि अगर हमसे कभी भी एक्स अक्ष से दूरी पूछे, ठीक है, मान लो नॉर्मल एक हम बिंदु ले रहे हैं, बिंदु ले लिया हमने एक्स और वाई, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट है जिसके निर्देशांक क्या है एक्स, वाई की, है ना। अगर हमसे पूछता है एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी, तो देखिएगा एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो कोटि के बराबर होती है, यानी कि उस पॉइंट का जो कोटि वाला कोऑर्डिनेट है उतना दूरी पे होगा। और अगर हमसे पूछता है कि ये कहाँ से है, वाई अक्ष से दूरी निकालो, है ना, तो कौन सा होगा भाई, भुज वाला आंसर होगा, है ना, एब्सिसा उसका आंसर होगा। समझ गए। कोटि क्या होती है, वाई अक्ष में चली गई दूरी, और भुज क्या होता है, एक्स अक्ष में चली गई दूरी उस बिंदु की। तो देखिए ये अगर मान लीजिए मैं आपको दिखाना चाहूँ, वैसे तो आंसर डायरेक्ट निकल चुका है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, वो एक्स अक्ष से दूरी। चलिए कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, है ना। एक्स अक्ष से दूरी जो होगी वो कोटि के बराबर होगी, और यहाँ पे कोटि क्या है, ये दिया गया है 4, है ना। तो कितनी होगी, एक्स अक्ष से दूरी कोटि यानी कितनी दी गई है, 4। समझ गए। यानी कि जब भी हमसे पूछेगा एकदम सिंपली याद रखना है, -3,4 ये बिंदु है, और इसमें कहा जाए अगर आपसे कि एक्स अक्ष से दूरी, किससे, एक्स अक्ष से दूरी, तो ये 4 होगी। एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, वाई वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछे वाई अक्ष से कितनी दूरी पे है, तो वाई अक्ष से -3 इकाई की दूरी पर है। वाई अक्ष से कितनी दूरी पे है, -3 इकाई। बिल्कुल सही जवाब आया है ऋतिक आर्यन जी का, बिल्कुल सही जवाब आया है इजाम मोहम्मद जी का, डी ऑप्शन सही है। चांदनी देवी डी सही है, अंश कुमार जी डी सही है, ऋतिक आर्यन डी सही है, K47 डी सही है, प्रांजुल डी सही है। बहुत ही शानदार जवाब दिया है सभी ने। चलिएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई साहब, सॉरी कौन सा सही होगा, मतलब कि ये चौथा, मतलब कि 4 आया है आंसर आपका, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड सही है ना, तीसरा सही है, बिल्कुल सही जवाब। चलिएगा साहब, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये कंफर्म हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, इस प्रश्न में बताइए 2,5 की वाई अक्ष से दूरी, बताइए इसमें बता दीजिए कितनी दूरी पर है, 2,5 की वाई अक्ष से दूरी। चलिएगा कमेंट छाप दीजिए, कमेंट में छाप दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2,5 की वाई अक्ष से दूरी। चलिएगा तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पे प्रश्न कह रहा है खा पार्ट, कह रहा समांतर श्रेणी दी गई है हमें, है ना, समांतर श्रेणी दी गई है, -5/2, चूंकि बता दिया गया है समांतर श्रेणी है तो कोई टेंशन नहीं लेना। हमें चाहिए ए, बिल्कुल सही जवाब छाप दिया है K47 ने, बहुत सही, बिल्कुल सही है। बी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना, मतलब कि 2 सही होगा। इजाम मोहम्मद 2 सही होगा, अंश कुमार 2 सही होगा, ऋतिक आर्यन 2 सही होगा, प्रांजुल 2 सही होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिएगा इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, यहां इस प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। देखिएगा यहाँ पे प्रथम पद, है ना, प्रथम पद a बराबर कितना है, -5, ठीक है। अच्छा d कैसे निकालते हैं, d क्या होता है, सार्वंतर, और सार्वंतर कैसे निकलता है, ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ये T4 है। तो किसी पद में उससे पहले वाला पद घटा दो, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, T2 - T1 करते हैं, T2 - T1 करते हैं। T2 का वैल्यू कितना दिया गया है, -5/2, माइनस T1 कितना है, -5, ठीक है भाई। चलो उड़ा देते हैं, कितना गया, डी निकाल के बताओ कितना आया, डी निकाल के बताइए कितना आया, -5/2। देखो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा,
प्लस कर दिया, ठीक है। एलसीएम कितना आया साहब, एलसीएम आया यहाँ पे 2, माइनस का 5, 2 पंचे 10, प्लस का 10, तो डी कितना आ गया, अब माइनस के 5 है प्लस के 10 है, घटा दीजिए 5/2, तो डी कितना आ गया 5/2, डी कितना आ गया साहब 5/2, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5/2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 11वां पद, हमें क्या निकालना है 11वां पद। अच्छा, तो आपने पढ़ा होगा कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना भाई। अच्छा, n की जगह कितना रखना है 11, 11वां nवां 11वां nवां 11वां, n की जगह कितना रखना है 11, तो ये हो जाएगा 11वां पद बराबर a का मान कितना दिया गया है -5 प्लस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, n का मान है 11, 11 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा साहब 5/2, ठीक है। समझते हैं कितना हो जाएगा ये -5 प्लस, अच्छा 10 में 1, 11 में 1 गए 10, तो 10 गुणे 5/2, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया -5 प्लस, अब 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 कितना आएगा 25, -5 प्लस 25, घटा दो भाई 25 में 5 कितना आया 20, तो 11वां पद क्या होगा इस श्रेणी का 20 आएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पे 11वां पद क्या आएगा 25, है ना, कौन सा 20 आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड सही है। खामे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही आएगा, है ना, ठीक है, थर्ड वाला आएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है बराबर -5 दिया गया, हमने -5 रखा है। T2 कितना हो जाएगा -5/2, माइनस प्लस का 5/2 हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक, क्योंकि ऑप्शन डिफरेंट आ रहा है ना अपना, तो 2 लेंगे एलसीएम, 5 दूनी 10, -5 दी तो 5/2 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर a प्लस 10d हो जाएगा, -5 प्लस कितना हो जाएगा, इसका d का मान तुम्हारा 5/2 आया है, तो 25 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, थर्ड सही होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, थर्ड वाला सही होगा, खा वाले पार्ट में थर्ड सही होगा। बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पे। AK47 और राधेश्याम बिल्कुल सही है, प्रांजुल, अंश कुमार बिल्कुल सही है, 20 सही होगा, ऋतिक आर्यन 20 सही होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिएगा साहब आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ अटेम्प्ट करते जाइए, जो सही क्वेश्चन बिना किताब देखे। अब देखिए चूंकि प्रोबेबिलिटी आ नहीं रही इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसे, ठीक है। प्रायिकता तो 1/2 ही होगी, एक सिक्के को उछालने पे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। एक सिक्का हम उछालते हैं तो कौन कौन से हमारे पास कुल परिणाम होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। अपने एग्जाम में नहीं आ रहा है, करना नहीं है इसे, तो यहाँ पे NS कितना हो जाएगा, NS हो जाएगा 2, है ना। कितने पद तत्व हो जाएंगे, कितने पद हैं यहाँ पे, कितने अवयव हैं 2, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, है ना, हमें प्रायिकता निकालनी, क्या आना चाहिए हेड, तो देखो हेड कितनी बार आया है, अनुकूल परिणाम 1 है, टोटल परिणाम 2 है, प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, ये करना नहीं था। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, घा वाले पार्ट को अटेम्प्ट करिए और छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में सही आंसर, हल करने के बाद ही छापिएगा, तुक्का नहीं मारना है। चलिएगा, तुक्का एक्सपर्ट तुक्का नहीं मारेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि साइन 60 का मान कितना होगा और साइन 30 का मान कितना होगा। चलिए साहब, यहाँ पे हमें पता है कि साइन 60 का जो मान होता है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। चलिए साइन 30 का मान कमेंट कर दीजिए, कितना होता है, साइन 30 का मान होता है साहब 1/2। दोनों मान मिल चुके हैं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। चलिएगा, इसका मतलब ये है, स्क्वायर लगा हुआ ना, तो इसे हम ये लिख सकते हैं साइन 60 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर को हम ऊपर भी लिख सकते हैं कि साइन 60 का स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए और ये लिख दीजिए साहब साइन 30 का स्क्वायर, है ना भाई, साइन 30 का स्क्वायर। चलिए अब समझते हैं साइन 60 कितना दिया गया, इसका मान √3/2 की घात 2 माइनस कितना हो जाएगा ये साइन 30 1/2 की घात 2, ठीक है। अब बताओ √3 है ना, √3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, √3/2 गुणे √3/2। अब देखो यहाँ पे इसका कितना हो गया 3 × 3 और यहाँ पे कितना होगा 2 दूनी 4। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही जोड़ा बन जाए शादी करा दो, रूट के बाहर निकाल लो, तो 3 नीचे से कितना आएगा, नीचे से 4 आएगा, 3/4, 3/4। चलिएगा साहब, ये कितना आ गया 3/4 माइनस 1/2 गुणे 1/2, 1/4 घटा दीजिए भाई 4 आएगा एलसीएम,
3 माइनस 1, 3 में 1 गए कितना आएगा 2/4, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 1/2 है कोई ऑप्शन 1/2? बिल्कुल सर, घा पार्ट में ऑप्शन दिया गया है हमारा 1/2 यानी सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट। घा में कौन सा पार्ट सही होगा? सेकंड पार्ट से करेक्ट होगा। बिल्कुल सही जवाब आया 1/47। अंशु कुमार जी बिल्कुल सही 1/2। आशीष कुमार वेरी गुड इवनिंग बेटा। विमला देवी 1/2 बिल्कुल सही है। ऋतिक आर्यन 1/2 बिल्कुल सही है। इज़माम मोहम्मद 1/2 बिल्कुल सही है साहब। चांदनी देवी बिल्कुल सही है बेटू, 1/2 बिल्कुल करेक्ट। चलेगा आगे बढ़ते हैं। एक गजब का क्वेश्चन है ये भी, इस टाइप का क्वेश्चन आप किए हैं। इसमें हमसे ये बताया गया है कि दोनों त्रिभुज है ना, फलाने और ढिकाने, यानी कि त्रिभुज कौन सा AHK और कौन सा त्रिभुज है ABC, ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं। अच्छा, ये दो अभिमुख कोण के नाम से जाना जाता है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे साहब? बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, और क्लास रुक रही है क्या? चलेगा, एक बार सभी लोग लाइक ठोक दीजिए भाई, सब लाइक मार दीजिए सभी, है ना। चलो, लाइक मारना बहुत जरूरी भाई, लाइक नहीं मारोगे क्या कंजूसी करोगे? देखिएगा, अब देखिए ट्रायंगल कौन सा AHK में, ये दोनों कोण बराबर हो गए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहानी को। और कौन सा त्रिभुज है? अब देखो, एक तो ये 90 अंश का दिख रहा है ना, ये 90 अंश का दिख रहा है, तो ये और ये वाले बराबर हो जाएंगे, हैं भाई, ये और ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो बचा हुआ कोण है वो तो दोनों बराबर हो ही जाएंगे, है ना, वो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो ही जाएंगे। यानी कि ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों क्या हो गए साहब? बराबर हो गए। त्रिभुज दोनों समरूप हैं, तो अब संगत भुजाएं ढूंढ लो, है ना। AHK, पहले AHK, ये बड़ा वाला जो ऊपर वाला त्रिभुज है, पहले उसको उठाओ। अच्छा, अगर AHK की हम AK भुजा लें, है ना, AHK की AK भुजा लें, ठीक है, तो AK भुजा कौन के सामने? ये वाले कोण के सामने की भुजा AK लिया। अब देखो ये कोण इसमें किसके बराबर है? तो कोण B के बराबर है। कोण B के सामने कौन सी भुजा है छोटे त्रिभुज में? CA, है ना, AC बराबर। ठीक है, और आते हैं आगे। इसके बाद चूंकि हमें AH और AB में कोई संबंध नहीं दिया गया है, इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब समझिए, त्रिभुज ABC, रणविजय, त्रिभुज ABC, तो अब आ जाओ, त्रिभुज ABC की भुजा लो HK, हमने ले लिया इसकी भुजा HK बटे, है ना, और इसकी भुजा कौन सी हो जाएगी भाई? छोटे वाले त्रिभुज की BC हो जाएगी। अब सारी वैल्यूज हमें पुट कर देनी है, सारी वैल्यूज पुट कर देनी, सारे वैल्यू के मान, सारे मान रख दीजिए साहब। ठीक है, रखते हैं यहाँ पे मान। AC बराबर 5 आ चुका है इनका जवाब। AK कितना दिया गया है बेटा? AK 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 बटे AC तो निकालना है, निकाल लेंगे, बराबर HK कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, है ना, 1 मिनट, 7 सेंटीमीटर दिया गया। चलिए सभी लोग अटेम्प्ट करिए, सभी लोग अटेम्प्ट करिए आराम से। लाइट भी लगा दो। चलिए, हाँ, अब देखो BC कितनी दी गई है बेटा? 3.5, है ना, 3.7 कितनी दी गई है? 3.7, रख दीजिए इसको, 3.5 दी गई है। ठीक है, अच्छा, दशमलव हटा दिया जाए, 0 ऊपर बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया, हाँ, 10 बटे AC बराबर 70 बटे 35। अच्छा, अब सुनो, 35 से कन्नम 35, 35 दूनी 70, 10 बटा AC बराबर 2/1, है ना। क्लियर हो रहा है ना सभी को? चलिएगा, वेरी गुड इवनिंग मोहित कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग साहू, गरिमा साहू। गरिमा साहू क्या कह रहे हो? गुड नाइट चल रहा है सर? हाँ हाँ, चलो गुड नाइट चल रहा है, चलो चलो चलो, ठीक है। अब भाई काट दो इसे, देखो 2AC बराबर कितना? 10, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, है ना भाई, इधर 2 बटे में आएगा, है ना, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बेटा एक क्वेश्चन आएगा, छूटना नहीं चाहिए किसी का, एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ना, छूटना नहीं चाहिए किसी का। कह रहे हैं सर आवाज़ स्लो आ रही है, क्या आवाज़ स्लो आ रही है? अब है क्या दिक्कत आ गई?
चलिए आगे करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। कह रहा है कि इसके मूल बराबर हैं, है ना, कह रहा है इसके मूल बराबर हैं। अच्छा, इसके मूल बराबर हैं तो हमसे कह रहा है के का मान, चलिए छाप दीजिए इसका आंसर सभी लोग। अब आपको सबसे पहला काम, जब भी मूल बराबर हैं, मूल समान है, मूल वास्तविक हैं, ऐसी बात आती है तो आपको द्विघात समीकरण का डी निकालना होता है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। देखो ये द्विघात समीकरण का जो डी होता है, जिसे हम विविक्त कर कहते हैं, है ना, विविक्त कर कहते हैं जिसे, ये क्या होता है, ये समझ लो कि ये जैसे हमारे शरीर में जीभ होती है ना, जो जीभ का काम है वही सेम काम है इसका विविक्त कर का। ये हमको इस समीकरण का स्वाद बताता है कि इसके जो मूलों की प्रकृति है वो कैसी है ना, मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी है, मूलों का स्वाद कैसा है। अगर डी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, कोई धनात्मक संख्या होती है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, है ना, क्या होते हैं, मूल वास्तविक, यानी कि जो मूल होंगे वास्तविक संख्या होगी और दोनों असमान होंगे। क्या होंगे? दोनों भिन्न भिन्न होंगे। दोनों क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। अगर x के 2 मान होंगे, एक 2 होगा तो दूसरा 3 होगा, मतलब दोनों क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। और एक पॉइंट आपको बताया था, अगर d का मान क्या हो, लेस देन 0 हो, तो मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। इस कंडीशन में मूल क्या होते हैं? काल्पनिक। और थर्ड पार्ट आपको बताया था कि d इज इक्वल टू अगर 0 हो, यानी कि विविक्त कर का मान अगर 0 के बराबर आ जाए, तो इस कंडीशन में मूल क्या होते हैं? वास्तविक भी होते हैं और समान भी होते हैं, है ना। इस कंडीशन में वास्तविक भी होते हैं और क्या होते हैं? समान होते हैं, सेम सेम होते हैं दोनों रूट्स। ठीक है भाई, चलिएगा अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, कंपेयर करो भाई। 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के बराबर 0 की तुलना, है ना, इसकी आप तुलना करो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, मानक रूप होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। कर दीजिए भाई, करिए तो तुलना। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। तो a का मान कितना हो गया? 3। फिर यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है? b, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है? देखिए कई बार लड़के गलती करते हैं कि 6 ले लेते हैं, माइनस को भूल जाते हैं, तो 0 के साथ समझ लेना छोड़ेंगे ना, 7 तेरा साथी मरते दम तक। ठीक है, अगर माइनस है तो उसे लेना है। c की वैल्यू कितनी हो गई? k। चलिएगा अब चूंकि क्या कह रहा है, मूल समान है ना, बता देंगे यहाँ पे, चूंकि मूल क्या है? समान है, तो d का मान क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा, यानी विविक्त कर क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, विविक्त कर 0 होगा मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्या होता है? डी मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। यहीं पे आ जाओ, बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? 4ac। अच्छा, बी का वैल्यू रखा जाए, बी का वैल्यू है माइनस का 6 की घात 2 बराबर 4, ए का वैल्यू 3, सी की जगह पे कितना है साहब? के। सी की जगह पे कितना है? के। तो ये कितना हो जाएगा? 36, है ना। माइनस 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? माइनस 6 गुणे माइनस 6, माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस, और 6 चंग 36, तो प्लस का 36 हो जाएगा। और ये 12 के, यानी कि साहब हो गया 12 के बराबर 36, और के बराबर 36/12, एक अन्नम 12, 12 तियाँ 36 हैं साहब। के का मान कितना आ गया? 3। के का मान कितना आ गया? 3। बिल्कुल सही जवाब दिया है गरिमा ने, 3 सही होगा। के 47 बिल्कुल सही है, चांदनी देवी बिल्कुल सही है, इज़ाम मोहम्मद बिल्कुल सही है, आशीष कुमार जी बिल्कुल सही है, अंशु कुमार जी 12 के नहीं होगा, 12 के बराबर 36 लेंगे तब के का मान कितना निकल जाएगा? 3। बिल्कुल, ऋतिक आर्यन बिल्कुल सही है, प्रांजुल बिल्कुल सही है बेटा, विमला देवी बिल्कुल सही है बेटा, हाँ ठीक है। तो कितना आ गया? यहाँ से वैल्यू आ गई इसकी 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हमसे कह रहा है कि, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका मासा निकालना है हमें, इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है। और ये प्रश्न चूंकि 1 नंबर का है, कितने नंबर का है? 1 नंबर का है, तो मासा लेकिन निकाल के तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो ये होता नहीं है ना। चलिए, तो भाई हमें क्या करना है? हमें निकालना है यहाँ पे HCF, है ना। मासा का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। किसका निकालना है? एक तो निकालना है भाई साहब, 2 संख्याएं हैं, 4025 और कौन है? 1656। और किससे लगा के निकालना है हमें इसका मासा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। प्रमेयिका के जब एक से ज़्यादा स्टेप यूज होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिएगा भाई, हम क्या करते हैं इसमें, सबसे बड़ी संख्या जो होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4025, है ना, धनात्मक संख्याओं का उसमें भाग देते हैं छोटी संख्या से। ठीक है, तो मैं क्रमबद्ध से लिखता जाता हूँ। ये 1656 है, इससे भाग देना है किसे, 4025 को। ठीक है भाई, 4025 को भाग देना है। तो बताइए यहाँ पे चरणवर्ण, पहला चरण देखेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे, है ना, यहाँ पहले तो ये बता दो कौन बड़ा है। तो बताओ 4025 बड़ा है किससे, 1656 से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के मासा के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है ना। तो क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, भाग दो भाई, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, है ना। 1656 है, 16 दूनी 3200, और 56 और गुणे 2 कितना हो जाएगा, 110। तो कितना हो जाएगा ये, 56 और 3300 वो तो कितना हो जाएगा, 32, 3300 हो जाएगा, 3310, 3312 हो जाएगा, 6 दूनी 12, है ना, 3300 कितना आ जाएगा साहब, 12। घटा दीजिए यहाँ पे, 5 5 में 2 गए कितना, 3, 5 में 2 गए 3। ठीक है, फिर कितना था यहाँ पे, 2 2 में 1 गए 1, फिर इधर से उतार दिया 10, 10 में 3 गए 7, 713। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे, अब अगले स्टेप में यहाँ पे पहले तो ये दिखा दीजिए पहले यहाँ पे आप, है ना, दिखाएंगे कौन सी संख्या थी हमारी, भाज्य क्या है यहाँ पे, 4025 बराबर। ठीक है, क्या करते हैं, भाजक, भागफल पहले लिखो और भाजक से गुणा करते हैं ना, 1656, और जो ये शेषफल आया 713 इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, कर दिया हमने। और अगले स्टेप में बता देंगे, क्योंकि साहब यहाँ पे जो शेषफल है 713 वो 0 के बराबर नहीं है, 713 0 डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, ये और ये, इन दोनों में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाना है ना। सूरज कुमार सर नमस्ते, चलिएगा, सूरज कुमार नमस्ते, चलिएगा। अब बताओ हमें इन दोनों में फिर से लगाना है, इसका मतलब 713 में अब इसका भाग देना 1656 से, 713 का भाग देना 1656। ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 14 26। घटा दीजिए दोनों को, 6 में 6 गए 0, 5 में 2 गए साहब 3, और 6 में 2 गए 2, सॉरी 4 में 4 गए 2, 230। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं है, लेकिन इस स्टेप को लिख दिया जाए। बता देते हैं यहाँ पे कि 1656 से बड़ा है कौन, 713, है ना। पुनः यूक्लिड, आप लिख दीजिएगा, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो लिख दो भाई, 2 गुणे कितना, हाँ कितना हो जाएगा भाई, किस में भाग दिए, 1656, ये भाज्य, पहले भाज्य लिखा जाता जो संख्या ब्रैकेट के अंदर लिखी उसे लिख दो बराबर, फिर भागफल में, ये भागफल है, भागफल में गुणा कर दो भाजक से 713, और शेषफल जो आया है 230, ये शेषफल आया, घटाने पे जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। तो शेषफल को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दिया भाई। अगले स्टेप में आप फिर से बताओगे, ये काम तब तक चलता रहेगा हमारा जब तक हमें शेषफल 0 नहीं मिल जाएगा। आप बता दोगे यहाँ पे कि शेषफल जो है यानी कि 230 है, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः यूक्लिड डिवीजन लेमा इन दोनों में अब लगेगी। किसमें, पुराना वाला जो हमारा भाजक था ये, और नया वाला जो शेषफल है ना। तो हम क्या करेंगे, 713 बड़ा दिखाएंगे किससे, 230 से, और लगाएंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करिए। कितना आया साहब, ये 713, है ना, कितना आया ये 713, 3 बार ले जाओ। ठीक है, 9 6, तो कितना हो जाएगा 690, 690, तो कितना हो जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 23 आया, अभी भी 0 नहीं आया, तो यहाँ पे लगा के तो दिखाई दीजिए कि साहब ये 713 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 230 प्लस का 23। फिर से एक स्टेप में आप और बता दोगे कि भैया यहाँ पे 23 डज नॉट इक्वल टू 0, अभी ये 23 जो है यानी कि जो शेष आया वो 0 के बराबर नहीं है। मतलब कि अभी हमें क्या करना है, इन दोनों में
फिर से यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है तो बता देंगे कि भाई ये कौन सा है, 230 बड़ा है किससे, 23 से। पुनः 230 और 23 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर कर दीजिए। अब इस बार करोगे तो जादू बिखर जाएगा और क्वेश्चन निखर जाएगा। 230 है ना, कितनी बार जाएगा भाई, आप कहोगे सर 10 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पे शेष फल हमारा 0 आ चुका है ना। तो अब बता दोगे कि भाई क्या था यहाँ पे, 230 बराबर भागफल कितना आया, 10 गुणे 23 प्लस 0। बता देंगे 23 से भाग देने पर शेषफल कितना है, 0। यहाँ पे बता देंगे कि जो रिमाइंडर है शेषफल है वो क्या है, इक्वल टू 0 है ना। तो जिस भाजक से शेषफल 0 आता है वही मासा होता है, वही मासा होता है, वही मासा होता है। इसलिए क्या होगा, 23 क्या होगा, मासा होगा, है ना, मासा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मासा कितना आ गया, HCF नीचे बता देंगे। इसलिए HCF ऑफ 4025 और कौन, 1656 बराबर कितना हो जाएगा, 23। कितना मासा आ गया इन दोनों का, 23 आ गया मासा। बिल्कुल सही जवाब दिया है इज़माम मोहम्मद ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, बिल्कुल सही, 23 सही है। ठीक है, क्लियर हुआ ना, ये कोई डाउट तो नहीं है, भाग देते जाना, बस लिखते जाना है ना। लिखने में एक बात याद रखना है, इसे बोलते हैं बेटा, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, है ना, जिससे आप कोई गलती ना करें। देखिए इसे बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, भाजक। अब बीच वाले क्या बोलते हैं, भाज्य, है ना। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भागफल, है ना, बहुत पहले सीखा था। और ये नीचे जो आया है किसे क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इनमें रिश्ता होता है ना, इनमें एक रिश्ता होता है, ये याद रखेंगे। रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। यही यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका में दिखाया गया है और हर स्टेप में इसको लिखा जा रहा है बराबर। तो वो हर स्टेप में लिखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ रिमाइंडर हमको 0 मिल जाएगा, शेषफल जहाँ 0 मिल जाएगा, वही भाजक हमारा फाइनली HCF हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न उठा लीजिए। यहाँ पे बहुलक निकालना है, इस बारंबारता बंटन का आपको बहुलक निकालना है। चलिए इस प्रश्न को निकाल के दिखाइए, इस प्रश्न को निकाल के दिखाइए। इतने क्वेश्चन करवा दिए, इसका मतलब है कि आप इसको हवा में उड़ा सकते हो। बिल्कुल सही जवाब आया है आशीष कुमार जी का। ठीक है, उस क्वेश्चन का सही है। चलिएगा अब उठा लो, इस क्वेश्चन को आपको करना है। कैसे करोगे, मैंने क्या बताया था आपको, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, पहले दोनों का क्लास इंटरवल, यानी कि हिंदी में वर्ग अंतराल लिखा है, CI लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है, छोटा रहता है, हमने क्लास इंटरवल लिख लिया। ठीक है भाई, क्लास इंटरवल लिख लिया। मैंने आपको क्या बताया है कि क्लास इंटरवल हमने लिख लिया, कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी भी है बगल में, बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी F से लिखते हैं, वो भी लिख लिया हमने। अच्छा, क्लास इंटरवल कितना दिया गया बेटा, 1 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7, और फिर 7 से 9, 9 से 11, है ना। ये क्लास इंटरवल दिया गया है। ठीक है, एक बार अपने सारे दोस्तों को शेयर मार दो, है ना, अपने दोस्तों को एक बार शेयर मारो, सबको बुलाओ क्लास में। ये कितना भाई, ये 7 हो जाएगा क्लासमेट। चलिएगा, ये 2 और ये 7 2 और ये 1। ठीक है, मैंने क्या बताया था, बहुलक का फार्मूला है ना, बहुलक जब भी वर्ग अंतराल में डेटा दिया जाता है हमें, है ना, नॉर्मली अगर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। लेकिन जब भी हमें क्लास इंटरवल में डेटा दिया जाएगा, वर्ग अंतराल में दिया जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा, बहुलक बराबर क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस का F0, है ना, बटे, देखो ऊपर है 10, 10 मतलब F1, अरे 10 का मतलब क्या हुआ, 1 और 0, तो F लिख के दोनों में 1 0 लिख दो। फिर ये है 2F1 माइनस F0 बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये F2 अगुड़े क्या होता है, H, ये होता है। मतलब कि हमें चाहिए यहाँ पे L1 और हमें चाहिए F1, हमें चाहिए F0 और F2 और H। देखिए सब कुछ बहुत आसान है साहब, बस थोड़ा सा मेहनत करो। अब हमें F के पास जाना है, तुरंत F के पास जाना है और F में देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। देखो ये 7 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 2 है और ये भी 1 है। तो इन सब में जो मुझे बड़ी दिख रही है वो क्या है, 8।
तो जो सबसे बड़ी है आप उसे F1 मान लिया करो, ठीक है। जो सबसे बड़ी है उसे क्या मान लो, F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू हो गई। अच्छा, ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। कौन सा वर्ग हो गया ये साहब, बहुलक वर्ग, ठीक है। ये बहुलक वर्ग हो गया, जहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, यही हमारा मॉड का इंटरवल हो जाएगा। तो जैसे ही मॉड इंटरवल हमको मिलेगा तो जो छोटी वाली होगी ये L1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले वाली L1 की वैल्यू हो जाएगी, मिल गई, ठीक है भाई, L1 मिल गया। अच्छा, F1 में एक घटाओ और ऊपर जाओगे, एक घटा दो तो F0 की वैल्यू मिल जाएगी, ये है ना, F0। ये F1 जैसे मिला, इसके ऊपर वाला F0 होता है और उसके नीचे वाला F2 का वैल्यू होता है। सब कुछ मिल चुका है बस सिवाय L के। L क्या होता है, क्लास इंटरवल आपको दिख रहा है, तो उसी में आपको क्या करना है, लोअर बड़ी वाली उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देना है ना। ये L1 है, ये क्या है, L2। तो क्लास इंटरवल की उच्च सीमा क्या है, 5, h होता है ये हाइट, h इक्वल टू, तो 5 माइनस 3, 5 में 3 गए, कितना आया, 2, h का मान कितना आया, 2। और ये वैल्यूज आपको उठा के अब रख देनी है, ठीक है। चलिए, जो जिनका जवाब आ चुका, आंसर आ चुका, वो लोग आंसर कमेंट कर दें अपना। देखिए भाई, L1 का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 प्लस F1 का वैल्यू कितना है, 8 माइनस F0 कितना है, 7 बटे 2 F1, तो 2 F1 में 2 का गुणा करो, F1 का मान कितना है, 8, 8 में 2 का गुणा करोगे कितना आएगा साहब, 16 माइनस F0 का वैल्यू कितना है, 7, F2 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू h का मान कितना आया है, 2, ठीक है, 2। चलिएगा, 3 प्लस 8 में 7 गए, कितना आया, 1। देखो ये 16 है और 7 दूनी 9, ये कितना है, 16 और 7 दूनी 9, 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9, 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। तो ये 16 में 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 7, ऊपर कितना है, गुणे 2, तो ये 2/7 हो जाएगा। भैया ऊपर 1 बचा, 1 में 2 का गुणा करोगे 2/7 हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि एलसीएम ले लिया जाए, लासा कितना आएगा, 7, 7 त्रिक 21 प्लस 2, 21 और 2 मिलाओगे कितना होगा, 23/7। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में ना भाग देने का टाइम ना हो तो बिल्कुल मत दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा इसे इसके हवाले, ठीक है, यही छोड़ दीजिएगा। 23/7 भी करेक्ट आंसर है, लेकिन हम चाह रहे हैं यहाँ आप भाग दे दो। 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, दशमलव लगा दो, दशमलव लगा दिया तो कितना हो गया, 20, 7 दूनी 14, अब कितना हो गया, 6, 60, 7 8 56, बस दशमलव के बाद 2 स्थानों तक निकाल दीजिए, आंसर खत्म, 3.28। बहुलक कितना आ गया, 3.28। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से यहाँ तक भी क्वेश्चन को कर दिया है, 23/7 कर दिया है, तो आप पूरे नंबर पाने के हकदार हैं, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है, ठीक है बेटा, चलेगा। 3.28 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बढ़ते हैं साहब आगे। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पे चांदनी देवी ने, बहुत बेटा, बहुत बढ़िया, है ना, चलेगा। अब बताओ, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है और एक नंबर मुफ्त के बांटे जा रहे हैं, है ना, सिर्फ क्या करना, जोड़ घटाना के एक नंबर दिए जा रहे हैं। तो चलिए रखते हैं भाई, यहाँ पे क्या है, tan 30 इंटू कॉसेक 60, बीच में प्लस है, प्लस tan 60 और सेक 30। चलिए भाई रखते हैं सारी वैल्यूज। अच्छा, tan 30 का मान कितना होता है, ऋतिक आर्यन, बिल्कुल सही था जवाब बेटा आपका, ठीक है। चलिए, tan 30 का मान होता है, रखो भाई, 1/√3। इसका मान कितना होता है, 1/√3। कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 है भैया। साइन 60 का मान आपको पता है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और ये होते हैं दोनों दोस्त, उल्टा हो जाता है बस, तो 2/√3 हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। tan 60 का मान है √3, बीच में गुणा है, गुणा लगाओ। सेक 30, कास 30 का मान होता है √3/2, सेक इसका उल्टा होता है तो 2/√3, है ना, 2/√3, ठीक है। सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। चलिए भाई, ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा, 1 और 2 का गुणा होगा 2 आएगा,
और नीचे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 कितना आ जाएगा साहब 3, है ना। अंडर रूट 3 गुणे 3 का मतलब क्या हो गया, दोनों जोड़े हैं, शादी करवा दिया, 3 आ गया, है ना। 3 बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 खत्म हो जाएगा और ये 2/1, है ना। ठीक है, अंडर रूट खत्म, ऊपर 2 बचा, नीचे कुछ नहीं है, हम चाह रहे हैं कि उसका हर मान लिया जाए, हमने हर उसका मान लिया। ठीक है, चलिए भाई एलसीएम लोगे, लसा लोगे, कितना आएगा 3, तो ये 2 + 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8/3, तो इसका मान कितना आएगा साहब 8/3। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका मान 8/3। अच्छा, उस प्रश्न में लासा भी पूछा था क्या हमसे, ठीक है, लासा भी पूछा होगा तो उसको नॉर्मल मेथड से आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल मेथड से निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आया इसका मान साहब 8/3, बस 8/3 ही रहने दीजिएगा, सही बटे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिएगा साहब आगे बढ़ें। हाँ हाँ बिल्कुल सही, AK-47 अस्मित नाम है ना, AK-47। चलिए अब देखो, हमसे कह रहा है कि त्रिभुज, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है ना, नंबर 1 का प्रश्न है और 1 नंबर में आया है। कह रहा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप हैं, है ना। दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। हमसे कह रहा है यदि AB बराबर दिया गया है 1.4 और PQ बराबर दिया गया है 1.6। देखो इनकी संगत भुजाएं हैं, दोनों की संगत भुजाएं हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। और इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो आपको पता है कि जब भी 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक बार जो करेक्ट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट मार दीजिए कि सर इसमें कौन सा मतलब कि आंसर कितना आएगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात क्या आएगा। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपका जवाब एकदम सेटिस्फैक्शन वाला आना चाहिए। चलिएगा छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। यानी कि हमें चाहिए क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई, और कौन सा त्रिभुज है, अनुपात कह रहा मतलब कि बटे में जाना चाहिए, PQR का क्षेत्रफल। चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए भाई इसकी संगत भुजा कितनी है AB, इसका वर्ग कर दीजिए, कर दिया। और इसकी संगत भुजा कितनी दी गई है PQ, इसका भी वर्ग कर दो। यही तो कह रहा है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ठीक है, इसे तो ये भी हम लिख सकते हैं साहब, कितना AB/PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। दोनों में स्क्वायर लगा हुआ, हमने दोनों की पावर को अलग कर लिया। AB का मान कितना है, AB दिया गया 1.4, PQ कितना दिया गया 1.6। अच्छा की घात 2 है, 2 रहने दीजिए, दशमलव से दशमलव को उड़ा दीजिए, ये दशमलव खत्म। देखो दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है इसलिए हटा देंगे। कितना आ गया ये आ गया 14/16 का स्क्वायर। अच्छा 2 से काटा जा सकता, 2 7 14, 2 8 16, यानी कि ये आ गया 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, है ना। इसका मतलब क्या हुआ 7 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर, है ना। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया कितना 49, है ना। और इसका कितना 64। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पे चांदनी देवी ने, बिल्कुल सही है बेटा, है ना। कौन सा सही होगा 49, यानी कि दोनों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात होगा वो कितना होगा 49/64, 49/64 का अनुपात होगा। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक अच्छा प्रश्न है ना। कह रहा सिद्ध कीजिए, चूंकि ये नंबर होगा 2 नंबर का प्रश्न होगा, है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 अंकों का प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है अंडर√3 एक अपरिमेय संख्या, कितने लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ऋतिक आर्यन, बिल्कुल सही है AK-47। ठीक है, देखो वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम विरोधाभास विधि से प्रूव करेंगे। ठीक है, हम ये मान लेंगे, माना हम मान के चल रहे हैं कि अंडर√3 क्या है
एक ये सीख लेना, आज ही सीख लेना, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 देखिए ये क्वेश्चन आउट होते हैं, है ना। आपसे पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √11 अपरिमेय संख्या है ना। बस यहीं तक पूछता है, √13 अपरिमेय संख्या है, आपके यहाँ बस यहीं तक पूछेगा, है ना। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबके जवाब एकदम सेम से होंगे, बस एक प्रश्न आपको सही से रट के सही लैंग्वेज के साथ प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। चलिएगा, तो याद रखना √2, √3, √5, √11, है ना। √7 भी हो सकता है ना, √7 भी आपके लिए हो सकता है कि इनमें से कोई एक प्रश्न आपको मिल जाए, और 2 नंबर का मिलेगा जब भी मिलेगा। तो ये 2 नंबर जो प्रश्न आउट है ना एकदम से कि भाई ये आने हैं, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाए कि यहाँ पे एक भी नंबर आपका कटने ना पाए, ठीक है। माना √3 एक, हम ये क्या कह रहा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, मान के चल रहे हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है साहब। हमने मान लिया कि √3 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, √3 एक परिमेय संख्या है तो इसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। मतलब कि जो ये √3 है साहब, इसे हम लिख सकते हैं क्या, a/b के रूप में। कैसे लिख सकते हैं, a/b के रूप में, यानी कि अंश बटा हर, है ना। आपको पता है कि जो नंबर p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, बस हर उसका 0 ना हो, ठीक है। आप यहाँ बता दीजिए जहाँ पे, ठीक है, हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या तो इसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ये हमारा राइट है ना। चलिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे, जहां बता देंगे, जहां a b क्या है, पूर्णांक हैं, ठीक है। कैसे पूर्णांक हैं, a और b कैसे, ये क्या है, पूर्णांक हैं। और एक बात धीरे से यहाँ बता देनी है कि b डज नॉट इक्वल टू 0, b जो है वो 0 नहीं होगा, यानी कि हर 0 नहीं होगा। और a, b कैसी संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं, शह अभाज्य संख्याएं, है ना। कैसी संख्या है ये, शह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 है, यानी कि कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है ना। ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या हो, 1। जैसे देखो 3 और 4, इनका अगर आप मासा निकालोगे, देखो कोई भी गुणनखंड इनमें कॉमन नहीं है, इनका मासा कितना आएगा, HCF कितना आएगा, 1, है ना। 5 और 7 ये कैसी संख्याएं हैं, इनका मासा कितना आएगा, 1। तो जिनका मासा 1 होता है वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं कहानी की। देखिएगा, हमने यहाँ बताना जरूरी है, इतना तो बिल्कुल बताना जरूरी है कि a और b कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए साहब, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये सीख लेना है आज। त्रियक गुणा करो भाई, इसके बट्टे आप 1 ले लो, त्रियक गुणा करो, a बराबर कितना आ जाएगा, √3b, ठीक है। a बराबर कितना आ गया, √3b, a बराबर कितना आ गया, √3b, ठीक है। अब क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो ये आ जाएगा a² बराबर √3 का स्क्वायर होगा तो 3 बन जाएगा, और ये हो जाएगा b²। अच्छा देखो, a² बराबर लिखा हुआ है 3b², मतलब कि ये बताओ, अगर हमारे पास एक संख्या है 9, है ना, 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 1। इसका मतलब ये है कि जो संख्या है 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर जो संख्या है वो 3 से विभाजित है ना। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अर्थात यहाँ पे एक बात तो क्लियर आ गई, समझ में आ गई कि इसलिए जो a² है वो किससे, 3 से कट रहा है। देखो 3 इसके गुणनखंड में है, इधर a² बराबर, जैसे इधर 3 के स्क्वायर बराबर 3 × 3 × 1 लिखा था हमने ना, तो जो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 है वो 3 से विभाजित है, उसी तरह यहाँ पे देखो a² जो है वो 3 से विभाजित है, क्योंकि 3 इसका एक गुणनखंड है, 3 × b² लिखा हुआ है, यानी कि हम कहेंगे कि a² 3 से भाज्य है ना भाई, 3 से क्या है, विभाज्य है। चूंकि क्या हो गया भाई, a² 3 से विभाज्य है ना, चूंकि a² क्या है, 3 से विभाज्य है। तो ये बताओ यार, जब a² विभाज्य है तो a यानी कि 3 जो है ये भी तो भाज्य होगा, 3 भी तो भाज्य होगा, है ना। तो बताएंगे कि अर्थात क्या हो जाएगा साहब, इसलिए
जो ए, जब ए स्क्वायर 3 से कट रहा है तो ए भी तो 3 से कटेगा, इसलिए ए 3 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। मतलब एक बात फैक्ट पता चल चुकी है हमको कि ए का एक गुणनखंड 3 है ना। यहाँ पे ए का एक गुणनखंड कितना है? 3 है। ठीक है भाई, ए का एक गुणनखंड 3 है तो हम मान लेते हैं कि ए का एक गुणनखंड 3 है तो ए की जगह पे 3k रखा जा सकता है ना भाई। ऊपर वाली बात हमसे बता दिया कि ए स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर 3 से भाज्य है, जो ए स्क्वायर वो 3 से कट रहा है, मतलब कि ए भी 3 से भाज्य होगा, यानी कि ए बराबर 3k रखा जा सकता है ना भाई। एक गुणनखंड है तो क्या भाई, गुणनखंड है तो मतलब कि 3 का एक गुणनखंड तो 3 कम से कम होगा, तो हम ए की जगह पे 3k रख रहे हैं ऊपर वाले में, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर, है ना, यही रख रहे हैं समीकरण 1 में, 3k का स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। अच्छा ये हो जाएगा साहब 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक 9, यानी कि यहाँ से आ गया b स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर। अच्छा अब बताओ b स्क्वायर भी विभाजित हो रहा है 3 से कि नहीं, क्योंकि देखो b स्क्वायर बराबर कितना लिखा है, 3 गुणे k स्क्वायर, इसका मतलब जो b स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है ना। अब बता देंगे यहाँ पे, चूंकि b स्क्वायर भी क्या है, b स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है ना, भाज्य या विभाज्य, मतलब कि 3 से कट रहा है, विभाज्य है, इसलिए क्या होगा, b भी 3 से विभाज्य होगा, b भी 3 से विभाज्य होगा। अब एक बात कंफर्म हो गई भैया, a का भी एक गुणनखंड आ गया 3। अब देखो ऊपर वाले से तो पता चल गया कि a का एक गुणनखंड 3 है, b से भी नीचे पता चल गया कि इसका भी एक गुणनखंड 3 है, लेकिन हमने क्या माना था कि a और b दोनों अभाज्य अभाज्य संख्याएं हैं, यानी उनका कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है ना। ठीक है, अर्थात अब यहां आप बता दोगे, है ना, अर्थात a तथा b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना, कैसा गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन या गुणनखंड अभाज्य या एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जबकि हम क्या मान के चले थे कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये लिखा है हम लोगों ने, क्या लिखा था कि a और b सह अभाज्य हैं, है ना, अर्थात ये हमारी कल्पना का विरोध करता है, अर्थात यह हमारी कल्पना हमने क्या लेके चली थी कि ये परिमेय संख्या है ना, कल्पना का विरोध करता है ना, विरोध करता है, मतलब जो हम लेके चले थे वो गलत लेके चले थे, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दो ही स्टेप हैं जहां पे आपको दिखाना है, पहले क्या करना है, उसे a बराबर b के रूप में मान लेना है और साइड में दिखा देना है कि सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चांदनी देवी क्या लिख रहे हो बेटा, ठीक है, तो a बराबर √b हो गया, फिर उसके बाद स्क्वायर करना है दोनों तरफ, a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर हो गया, बता दिया गया कि a स्क्वायर जो है 3 से भाज्य है, तो इसलिए a भी 3 से भाज्य होगा, मतलब कि एक गुणनखंड यहाँ से पता चल गया कि a का कितना है 3, फिर a बराबर 3 के उठा के रख दिया हमने, तो यहाँ b स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर आ गया, बता दिया b स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है, यानी कि b भी 3 से विभाज्य होगा, अर्थात a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हम ये मान के चले थे कि इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात हमारी जो कल्पना है, हमारी जो हाइपोथेसिस है उसका विरोध हो रहा है, मतलब गुड्डन कुछ तो गलत है ना, कुछ तो गलत है, तो गलत क्या थी, हमारी परिकल्पना ही गलत थी, है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है साहब, आगे बढ़ें, क्लियर हो गया है क्वेश्चन, कर लोगे अब, एक दो बार प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है, चलो। हाँ, कह रहा है एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलो हम बनाते हैं पहले फिगर। ओके, ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हो गया
एक्स अक्ष, ठीक है भैया, ये है एक्स अक्ष और ये क्या है, वाई अक्ष। अच्छा, तो हमारे पास एक रेखा है ना, एक रेखा वाई अक्ष और एक्स अक्ष को क्रमशः, वाई अक्ष को कहाँ काट रही है, पी बिंदु पे, मान लो वाई अक्ष को यहाँ पे काटा उसने पी बिंदु पे और यहाँ पे काट दिया क्यू बिंदु पे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दीजिए, तो पी और क्यू को मिला दीजिए, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ मिला दिया कि यहाँ पे क्यू है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, क्यू है, ये बिंदु क्यू है और ये बिंदु पी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का क्वेश्चन है। बस इसे अगर आप समझ गए तो काम हो गया, है ना। चलिएगा, हाँ, तो लाइक तो भाई जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, है ना, बहुत ज़रूरी है, लाइक बहुत ज़रूरी है ना, मोटिवेशन है। चलिएगा भाई, अब सुनो, हमसे कह रहा है, मिल गया ना, ये कह रहा है वाई अक्ष का एक बिंदु है, वाई अक्ष पे बिंदु है कौन सा, पी। देखो ये वाई अक्ष है ना नीला वाला, तो ये वाली रेखा काट रहा है, जहाँ पे काट रहा है वाई अक्ष को वो बिंदु पी है और जहाँ एक्स अक्ष को काट रहा है वो बिंदु क्यू है। हमने दोनों को मिला दिया, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। कह रहा अच्छा जो पी क्यू रेखा है, हमारा जो पी क्यू रेखा है, इसका मध्य बिंदु हमको दिया गया है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे कहीं होगा, है ना, मध्य बिंदु मान लो एम है। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको दिए गए हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो कितना दिया गया, 2,-5, 2,-5। आओ समझते हैं। मान लो कि ये एक्स अक्ष की जो दूरी है, यहाँ तक की जो दूरी है, इसे आप मान लीजिए साहब ये एक्स है, ठीक है, और ये यहाँ तक की दूरी जो है वो वाई है, ठीक है, क्लियर हुआ। ये इतनी दूरी जो है मूल बिंदु से एक्स है और इतनी वाई है। तो बताओ क्यू के निर्देशांक कितने होंगे। तो बेटा क्यू के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होता है, भुज कौमा कोटि। ये बिंदु क्यू भुज में कितना चला है, भुज कितना है यहाँ पे एक्स। अब चूंकि ये एक्स अक्ष पे ही है तो यहाँ वाई 0 होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, वाई 0 हो जाएगा। आगे आ जाओ बिंदु पी के पास, देखो ऊपर यहाँ एक्स अक्ष तो है नहीं, तो एक्स अक्ष में एक्स वाला 0 हो जाएगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और ये बताओ कितना चल के आया है मूल बिंदु से, कोटि कितनी है इसकी, वाई, तो ये वाई हो गया। अच्छा, अब हमें यही दोनों एक्स और वाई निकालने हैं, यानी कि बिंदु पी और क्यू के निर्देशांक निकालने हैं। मान लिया हमने, है ना, माना, है ना, माना कितना हो गया, क्यू के निर्देशांक, है ना, क्यू के निर्देशांक। चित्र देख रहे हो ना, बहुत आसान है, कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्यू के निर्देशांक हमने मान लिए हैं कितने, x,0 और कौन है बिंदु P, P के निर्देशांक वो कितना हो जाएगा बेटा 0,y। अच्छा, अब हमें P और Q का मध्य बिंदु दिया है, P और Q के मध्य बिंदु दिया है, P और Q के मध्य बिंदु M के निर्देशांक, है ना, P Q के मध्य बिंदु, है ना, P और Q के मध्य बिंदु M के निर्देशांक, M के निर्देशांक वो तो दिया गया है, कितना दिया गया है दोनों का, 2,-5, ठीक है। अच्छा, इधर से भी मध्य बिंदु का फार्मूला लगा लो, क्या होता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 बराबर बीच में लगा दीजिए, दोनों एक ही पॉइंट हैं, -2,-5, ठीक है, रख लिया हमने। अब बताओ x1 का वैल्यू कितना है, ये हमारा x1 है, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये वाला वैल्यू है y1 का और ये वाला वैल्यू हो गया हमारा y2 का। दोनों वैल्यू पता है या P और Q दोनों बिंदु हैं, उनका मध्य बिंदु हमें निकालना है। तो देखो x1 कितना दिया गया है, x। अच्छा, x2 कितना दिया गया साहब, 0, तो x + 0 बटा 2, y1 कितना है, y1 है 0 प्लस, और y2 कितना है, y बटा 2 बराबर कितना हो गया, ये 2,-5। अच्छा, ये कितना हो गया भैया, x + 0 करोगे x आएगा x बटा 2, y + 0 करोगे y आएगा y बटा 2। अब बताओ अगर ये दोनों बिंदु बराबर हैं, ये दोनों बिंदु बराबर हैं, तो x वाला कोऑर्डिनेट x वाले के बराबर और y वाला कोऑर्डिनेट y वाले के बराबर, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, चूंकि दोनों बिंदु बराबर हैं।
ये कब बराबर होंगे? जब भुज भुज के बराबर हो जाए, कोटि कोटि के बराबर हो जाए। मतलब कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि x/2 इज इक्वल टू कितना होगा? 2। और क्या होगा? y/2 बराबर कितना होगा? -5। ठीक है, x/2 भाई त्रिया गुणा करो, x बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 2 का मतलब कितना हुआ? 4। और y बराबर कितना आ जाएगा? 2 × -5 यानी कि -10, है ना। x का वैल्यू मिला 4, y का वैल्यू मिला -10। तो अब इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक, चलो p को खोजते हैं कि p का निर्देशांक क्या होगा, है ना। p का निर्देशांक हमने क्या माना है? x, 0। क्या माना है? x, 0। तो x का वैल्यू रखो, कितना आया है? 4, 0। तो ये मिल गया हमें बिंदु P का निर्देशांक कितना? 4, 0। ठीक है, थोड़ा सा चांदनी देवी गलत कर रहे हो, अंशु कुमार जी गलत कर रहे हो, है ना। देखो यहाँ पे फिर Q का निर्देशांक निकालो। Q का निर्देशांक हमने क्या माना है? 0, y, है ना। 0, y, y का मान कितना आया? -10, है ना। तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया साहब? यानी कि जो बिंदु Q का P का निर्देशांक हो गया 4, 0, Q का कितना हो गया? 0, -10, 0, -10। तो ये दोनों बिंदु हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ, क्लियर हो गया भैया। आगे बढ़ा जाए साहब। गा पार्ट चूंकि प्रायिकता का है और प्रायिकता आपके एग्जाम में आ नहीं रही, तो हम यहाँ पे आपकी माथापच्ची नहीं करवाना चाहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आ जाओ घा पार्ट में, इसको उड़ा दो और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, है ना। क्लास की टाइमिंग अगर आपका उत्साह बढ़ता है तो फिर और बढ़ाई जाएगी। देखो त्रिभुज ABC में हम आपको पहले थोड़ी सी एक फैक्ट बता दें। त्रिभुज एक क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप का टपक जाता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये बताओ त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 180 अंश, यानी कि A + B + C, है ना। तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 180 अंश। कितना होता है साहब? 180 अंश। अच्छा, हमें यहाँ क्या चाहिए? देखो B + C, मतलब कि B और C को यहाँ रोक लो, बाकी उधर भेज दो। तो B + C बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का A है, बाउंड्री क्रॉस करके जब पाकिस्तान जाएगा तो कैसा हो जाएगा भाई? माइनस का A हो जाएगा। यानी कि B + C बराबर कितना आ गया? 180 - A, 180 - A। अच्छा, अब दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, क्योंकि यहाँ पे देखो B + C/2 लिखा है, तो 2 से भाग भी दे दो, है ना। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर ये जो भी काम करेंगे हम दोनों तरफ करेंगे। ये तराजू होता है ना, ये तराजू होता है। अगर हम इधर एक रोटी रख रहे हैं तो इधर भी हमें वही सेम रोटी रखना है ना, तभी मामला बराबर का होगा, तभी कांटा बराबर में रुकेगा, है ना। नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हमने इस पक्ष को 2 से भाग दिया, इसको नकल की है हमने, है ना। यहाँ से देखो नकल की है हमने कि भाई B + C है, बटे में 2 है, तो इधर भी B + C/2 कर लिया जाए। तो इधर हम 2 से भाग दिए हैं, इधर भी 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा B + C/2 बराबर कितना हो जाएगा? अब आपको पता है एक बड़ी प्यारी सी बात, छोटी सी बात पता है आपको क्या होती है कि अगर आपको A + B दिया बटे C दिया है, A + B/C, इसका मतलब क्या है? A/C + B/C, मतलब जो हर है इसके साथ भी है बटे में और इसके साथ भी है बटे में, तो वही सेम काम यहाँ करना है। ये कितना हो जाएगा? 180/2 माइनस का A/2। 180/2 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 90 माइनस का A/2, 90। यानी कि हम B + C/2 की जगह पे रख सकते हैं 90 - A/2। कितना रख सकते हैं? 90 माइनस का A/2। चलिए बेटा, अब उठा लीजिए जो आपसे कहा है, आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए और राइट हैंड साइड दिखा दीजिए। ठीक है, हम इसका LHS उठा के चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा के चल रहे हैं, कोशिश है कि राइट हैंड साइड आ जाए। तो ये दिया गया है सेक कितना? B + C/2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1, मान लीजिए इसको, समीकरण 1 से आप B + C/2 की जगह पे आप रख सकते हैं 90 - A/2। क्या रख सकते हैं? 90 - A/2। तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस का A/2, है ना। B + C/2 की जगह क्या रख सकते हो? 90 - A/2, है ना। कहाँ से? समीकरण 1 से रख दिया हमने, समीकरण 1 से B + C/2 की जगह क्या रख दिया? 90 - A/2। अब ये बताओ सेक
90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना है? a/2। यहाँ पे आप बताओगे चूंकि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है साहब वो बराबर होता है किसके? कॉसेक थीटा के। किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा के। ठीक है, तो कितना आ गया भाई? ये आ गया हमारा कॉसेक a/2 बराबर राइट हैंड साइड। आ गया ना राइट हैंड साइड। तो याद रखेंगे ये 90 है ना, 90 वाले में क्या होता है? सेक की जगह पे कॉसेक आ जाता है, कॉसेक जगह पे सेक आ जाता है, साइन की जगह पे चेंज हो जाता है, साइन चेंज होता है कॉस से, कॉस चेंज होता है साइन से, टेन चेंज होता है कॉट से, कॉट चेंज होता है टेन से। ठीक है, चलिए, यानी कि कहने का मतलब ये है, तो ये तो प्रूव हो गया। तो ये दो नंबर जो है ना आपके मुफ्त के नंबर थे, और इनको मुफ्त के नंबर गंवाइएगा नहीं, है ना, इनको जरूर लीजिएगा। चलिएगा, कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है? साइन थीटा। ठीक है, बदल जाएगा, साइन होगा तो यहाँ कॉस आ जाएगा, कॉस होगा तो यहाँ साइन आ जाएगा। फिर टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। ठीक है भाई, चलिएगा आगे हम कल बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 से, है ना, प्रश्न नंबर 4 से बातचीत होगी कल। ठीक है, कल की क्लास में भी जुड़ना ना भूलें, है ना। हमारे पास बता देते हैं 8 PM से 9 PM तक तो अभी आपसे बातचीत लगातार होनी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइमिंग पे आना बिल्कुल नहीं भूलें, और जो भी आपके क्लासमेट हैं, जो भी मित्र हैं, है ना, मित्र और शत्रु सबको इनवाइट करिए, है ना। चलिएगा, ओके भाई, तो इस क्लास को यहीं रोक रहे हैं, और इसके बाद कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कोशिश रहेगी कल की क्लास थोड़ी बड़ी करने की। ठीक है, कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि सर कल की क्लास बड़ी कर दीजिए? कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए, सर कल अगर 1.5 घंटे भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन एग्री कर रहा है? ठीक है, क्लास को यहीं रोका जाए। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग मेहनत करते रहो, है ना। देखो, खाली टाइम पे ना हिंदी पढ़ा करो। ठीक है, खाली टाइम पे जब एकदम दिमाग गणित पढ़ते पढ़ते थक जाए तो हिंदी पढ़ा करो, और साथ में सामाजिक विषय उठा लीजिए, है ना, सामाजिक विज्ञान उठा लीजिए। खाली टाइम पे जब दिमाग पक जाता है पढ़ते पढ़ते गणित विज्ञान, है ना, इंग्लिश उठा लीजिए। ठीक है, बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ज़बरदस्त तरीके से शानदार अंदाज में गणित की तैयारी करिए, विज्ञान की तैयारी करिए, इंग्लिश की तैयारी करिए, है ना, बहुत ही अच्छा जाएगा सभी। चलेगा, सभी को शुभ रात्रि। हाँ बिल्कुल, ऋतिक आर्यन कर देंगे। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, सभी के माता पिता को प्रणाम, माता पिता का आदर करना, जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।